अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। नावल यारा तेरी यारी, तहरीर है अलीना मीर की। किस्त नंबर 4। चलिए आइए शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है रोमान और उफ़क़ भाभी आप दोनों को एक दूसरे की पसंद से शॉपिंग करनी चाहिए। क्यों भाई? लोग अजहान जो आगे जा रहा था वापस इनकी तरफ आया और रोमान उफ़क़ को देखकर शरारत से बोला, साथ ही बाकी सबसे ताई चाहिए। बिल्कुल गुंडे लग रहे हो, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, फ़ाइका ने तब कर कहा। ना ना, गुंडे का रोल तो ये हमारा फ़हीम प्ले करता है, पता है ना। यूनी में हर फड्डे के पीछे हमारे फ़हीम दादा का हाथ होता है। अजहान ने फ़हीम को देखकर कहा और किसी हद तक इसकी बात सच्ची भी थी। नहीं, मैं रमज़िया वालों के साथ कर लूँगी शॉपिंग। उफ़क़ ने मिनमनाते हुए कहा। रुमान के देखने की वजह से वो बहुत नर्वस हो रही थी। उफ़क़, आप मेरी पसंद की शॉपिंग करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि देखना तो मैंने ही है, तो इतना हक तो बनता है ना मेरा। रोमान ने प्यार से उफ़क़ को कहा। उफ़क़ की तो हथेलियाँ पसीने से भीगी, उसे शर्म आ रही थी। इतनी मोहब्बत। अजहान और सैराब ने आंखें घुमाते हुए कहा। लड़कियां भी मुस्कुरा कर देख रही थी उफ़क़ और रोमान को। अजहान ठीक कह रहा है, तुम दोनों अपनी अपनी पसंद की शॉपिंग एक साथ ही कर लो, साहिब ने भी कहा। तुझे बड़ा पता है इस बारे में, अजहान की ज़ुबान पर एक बार फिर खुजली। अजहान, अब बस कर, फजूल मत बोल और चलो सब, इतनी देर कर दी है पहले ही, साहिब ने सबको भगाया। फ़ाइका, तुम और मैं साथ शॉपिंग करते हैं, इर्तज़ा ने दांत निकालते हुए कहा। रानिया ने सुन लिया और बोली, नहीं फ़ाइका, आप भी मेरे साथ जाएंगी। चले, आप भी, और फ़ाइका को लेकर चली गई। कोई बात नहीं, तेरा टाइम भी आएगा। इर्तज़ा जो सदमे में था, सेहराब के कहने पर होश में आया और बोला, तो नहीं गया स्नो बोला, तू नहीं किया स्नोबर के साथ? नहीं, वो सब लड़कियां हैं, करने दे इन्हें इकट्ठे शॉपिंग। आज हम साई वालों के पास चलें। यार, मेरा ख्याल है कि पहले दूल्हा दुल्हन की शॉपिंग कंप्लीट हो जाए, फिर अपने बारे में कुछ सोचेंगे। क्या कहते हो? सिराब सबको देखकर बोला। क्या तो वैसे तू ठीक ही रहे। चलो फिर निकाह, मेहंदी, बारात और वलीमे में जो जो सामान चाहिए पहले वो देख लेते हैं, साहिब ने कहा, और वो सब शॉप शॉप में घुस गए। उफ़क़, अगर आपको कोई भी बात करनी हो आप बिला झिझक मुझसे कर सकती हैं, ठीक है। रोमान और उफ़क़ ब्राइडल ड्रेस देख रहे थे जब रोमान ने उफ़क़ से कहा। उफ़क़ ने काफ़ी हद तक अपनी घबराहट पर काबू पा लिया था, इसलिए आराम से बोली, जी ठीक है। इसके बाद वो ड्रेसेस की तरफ मुतवज्जो हो गए। रमज़िया, हम अपने ड्रेसेस आज ले लेते हैं और बाकी सामान फिर बाद में ले लेंगे। फ़िलहाल उफ़क़ कापी की चीज़ें कंप्लीट करनी हैं। फ़ाइका ने रमज़िया से कहा, जो सनोबर और रानिया के साथ मिलकर ड्रेसेस देख रही थी। फ़ाइका, ताई अम्मी, वाजदा आंटी और खाला जानी हर ड्रेस रेडी कर रही हैं। उफ़क़ कापी के लिए ज्वेलरी का ऑर्डर भी आज पापा दे देंगे। साहिब के घर ही हैं बाबा, वहाँ से अंकल के साथ जाएंगे। हमें बस गिफ्ट्स लेने हैं और अपनी चीज़ें लेनी है, रमज़िया ने तफसील से बताया। तो आप ही हमें सब ड्रेसेस ले लेने चाहिए, वरना फिर भाई आएंगे तो बोलेंगे कि इतनी देर हो गई है, कुछ लिया नहीं तुम लोगों ने, रानिया ने मुंह बनाते हुए कहा। सही कह रही हो, वो भक्कड़ अजहान तो हमारा जानी दुश्मन है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता बेइज्जती करने का। स्नोबर ने भी तबका कर वो सब हंस दी। अच्छा चलो अब जल्दी से ड्रेसेस सेलेक्ट करो, फ़ाइका ने जल्दी से कहा। चलो जी भाई लोग, अपन का काम तो हो गया, अपन चला अब ज़रा पेट पूजा करने, अपन थक गया और अपन को भूख भी बहुत लगी है। अजहान बिल्कुल मवालियों वाले स्टाइल में बोला। वो सब हैरत से देख रहे थे, जिसने सवाए हुक्म चलाने के और कोई काम नहीं किया। ना, तूने तो ऐसे कौन से हल जोते, तू तो बस अपने जैसे फजूल किस्म के मशवरे देता रहा, और बोल तू ऐसा रहा है जैसे हमें भी अपने कंधे पर बैठाकर घुमा रहा है। तो जो था किया है, वही मज़ार को गुस्से से बोला और साथ एक थप्पड़ भी झड़ दिया। कमर पर दो और लगा, इसको मेरी तरफ से इर्तिज़ा बोला। मेरी तरफ से भी दो झांपड़ लगा इस कमबख्त को, सिराब ने भी हिस्सा डाला। सालों गरदारों, मज मासूम को बख्श दे और अब चलो, जो सामान रह गया ना कल ले लेंगे। अजहार फ़हीम से हाथ छुड़ाकर भागा। ये नहीं सुधरेगा, साहब ने हंसते हुए कहा। तुम लोग चलो, मैं ज़रा रमज़िया वालों को देख लूँ कहाँ है। वो लोग फूड कोर्ट की तरफ जाने लगे कि बोतल के जिन की तरह अजहान एक बार फिर इनके सर पर हाजिर हुआ और बोला, मैं जा रहा हूँ रज़िया सुल्ताना के पास, देखूँ तो सही क्या क्या लूट चुकी हैं वो औरतें, और छक्का से गायब हो गया। साहब चल, साथ ही चलते हैं, फ़हीम बोला, और सब साहब के साथ रमज़िया वालों को ढूंढते लेडीज़ ड्रेसेस वाले एरिया में आए और एक शॉप में इन्हें रमज़िया स्नोबर खड़ी नज़र आई। पास ही जहान भी खड़ा था, वो लोग भी इनकी तरफ आ गए। रज़िया सुल्ताना, ये लाल रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, तुम यही कलर लो। रमज़िया ने वाइट लॉन्ग फ्रॉक ली थी उफ़क़ के नकाब पर पहनने के लिए, और उसका दुपट्टा रेड कलर का था। वो हाथ में पकड़े खड़ी थी कि जहां शौक होते हुए बोला, तुम पहन लो, इतना ही अच्छा लग रहा है। तो फ़ाइका बोली और सब हंसने लगे। अच्छा दिखाओ ज़रा। जहां ने रमज़िया से दुपट्टा छीना और सर पर रखकर घूंघट निकाल बोला। फ़हीम, माए हबी, इधर आओ, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ।
फिर फ़हीम करीब आकर बोला, अरे बेबी उतार दो इसे, हम दूसरा ले लेंगे। ये रमज़िया के और अज़हान के मुंह से दुपट्टा हटाने लगा। लाल दुपट्टा तुमने छीना मुझसे ज़बरदस्ती करके, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। अपनी मर्ज़ी के जुमले तरतीब देकर अज़हान खाना खाने लगा। वो सब सर पीट कर रह गए कि ये यहाँ भी बाज नहीं आया, जबकि आसपास सेल्समैन और कस्टमर्स भी अज़हान के ड्रामे देख कर कहके लगाने पर मजबूर हो गए। फ़हीम अज़हान को खींचकर बाहर ले गया। बाकी सब भी अपना सामान उठाए बाहर निकले। मैं रोमान को कॉल कर लूँ ज़रा, किधर रह गया है? वो साहिब मोबाइल ऑन करते हुए बोला। वो सब फूड फूड कोर्ट में बैठे थे। उफ़क़ और रोमान भी थोड़ी ही देर बाद आ गए। ऑर्डर करो, साहिब ने सबसे कहा। जो मर्ज़ी मंगवा लो साहिब, हम खा लेंगे, उफ़क़ ने कहा। मैं तो अपनी मर्ज़ी का मंगवाऊँगा, अज़हान बोला। गेंडे जो मंगवाएगा साहिब, तू भी वही ठूँस लेना, फटेगा क्या क्या खाकर? रोमान लपदपाकर बोला। अपने होने वाली दुल्हन के सामने ज़्यादा शोधा होने की ज़रूरत नहीं है तुझे, चुपचाप बैठ जा वरना इधर ही तेरा कचरा कर दूंगा, अज़हान ने धमकी दी और रोमान बेचारा अपनी इज्जत अपने हाथ के तहत चुप कर गया। अज़हान, इर्तज़ा, सेहराब और फ़हीम अपनी फ़ेवरेट चीज़ें ऑर्डर की थी, इसलिए जाकर दूसरी टेबल पर बैठ गए कि कहीं इनसे कुछ खाने को ही ना मांग ले। वो खा पी कर फारिग होने की बिल देने के लिए अज़हान ने साहिब को देखा और बोला, हम सब बाहर वेट करते हैं, तू बिल दे के आ जा। एक मिनट, किसने कहा मैं बिल दे रहा हूँ? बिल तो देगा साहिब, संजीदगी से बोला। क्या? इन्हें ऐसा नहीं हो सकता कि दो, ये झूठ है, मेरा दिल बंद को रहा है, कोई बचाओ मुझे। अज़हान के ड्रामे फिर स्टार्ट हो चुके थे। मर मत, मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ बिल देगा। साहिब हंसते हुए कहकर बिल देने चला गया और बाकी सब अज़हान को शर्म दिलाते हुए बाहर आ गए। वो सब गाड़ियों में बैठे, इतने में साहिब भी आ गए। इर्तज़ा, तुम अफ़क़, आपी, रमज़िया और फ़ायका के साथ जाओ, वापसी पर मैं अंकल को छोड़ने आऊँगा, फिर मेरे साथ चलना घर। इर्तज़ा का तो दिल क्या रोड पर ही भंगड़ा डालना शुरू कर दे। इसकी खुशी का अंदाज़ा इसके चेहरे से हो रहा था। शोखा कहीं का। फ़ायका का दिल चाह रहा था इर्तज़ा की गर्दन दबा दे। मैं आप लोगों का ड्राइवर नहीं हूँ, बराए मेहरबानी आप में से कोई आगे आकर बैठे। इर्तज़ा फ्रंट सीट पर बैठ के बोला। फ़ायका कुछ कहती इससे पहले ही रमज़िया बोली, फ़ायका तुम चली जाओ ना, मैं बहुत थक गई हूँ, बार बार नहीं उठने होता मुझसे। फ़ायका चुपचाप आगे आकर बैठ के इर्तज़ा देखकर मुस्कुरा दिया। फ़ायका इर्तज़ा को घूर कर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद रमज़िया बोली, फ़ायका कल से ढोल की राह लेंगे, घर में बहुत मज़ा आएगा, क्या कहती हो? ओह हाँ सच्ची बहुत मज़ा आएगा, बस घर चलकर डिसाइड कर लूँ किस किस को बुलाना है। फिर फ़ायका भी खुश होती हुई बोली। और इर्तज़ा फ़ायका को खुश देखकर दिल में बोला, या अल्लाह, ये लड़की मेरे नसीब में लिखते, मैं नहीं रह पाऊँगा इसके बिना। इस सब से इंजान फ़ायका और रमज़िया उफ़क़ के मना करने के बावजूद प्लान बनाने लगी कि कल से ढोलकी रखनी है घर में। बस थोड़ी ही देर में रमज़िया वालों का घर आ गया। इर्तज़ा ने गाड़ी रोकी और वो तीनों उतरने लगी। रमज़िया और उफ़क़ गेट के पास आ गई। उफ़क़ गेट खोलने लगी। तुम आज भी यहीं रुकोगी? इर्तज़ा ने फ़ायका को भी इनके पीछे जाते देखा तो पूछने लगा। जी नानो नहीं आई अभी तक, इसलिए फ़ायका ने जवाब दिया। ठीक है, तुम जाओ अंदर, मैं यहीं बैठूँ हूँ। साहिब आ जाए, अंकल को ले गए तो मैं फिर अंदर आऊँगा। फ़ायका समझते हुए सर हिलाकर अंदर आ गई। वो सब बहुत इज्जत करते थे एक दूसरे की और घर वालों को इन पर भरोसा भी बहुत था, मगर लोग बातें बनाने से बाज नहीं आते, इसलिए इर्तज़ा अंदर नहीं गया कि वो तीनों अकेली थी। देखने वाले तो कुछ भी गलत समझ लेते और बोलते, जिससे इन लड़कियों की इज्जत पर दाग लग जाना था, जो इर्तज़ा कभी नहीं होने देना चाहता था। सनोबर, क्या जब से आई हो हर चीज़ फैलाकर बैठी हो, अब उठो और रह कर और संभाल कर। वाहिदा बेगम ने सनोबर का कॉल जब से आई थी सारी शॉपिंग फैलाकर बैठी थी और खुश होकर सबको दिखा रही थी। सेराब उसे खुश देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या वाहिदा, तुम भी ना रोका करो मेरी बच्ची को किसी भी काम से, देखो कितनी खुशी से दिखा रही है वो, और तुम इसे डांट रही हो। सेराब की अम्मी ने सनोबर को अपने साथ लगाते हुए कहा। ताई अम्मी, आप बना लेना मुझे बेटी, अपनी बेटी मुझे, इसीलिए मैं कह रही हूँ, रोज़ रोज़ की डांट से बच जाऊंगी, पर आपकी बेटी बनने में भी एक मसला है। सनोबर ने मुंह पसरते हुए कहा। कैसा मसला सनोबर? हाना भाभी ने सनोबर से पूछा। भाभी, मुझे फिर आपके देवर की बहन भी बनाना पड़ेगा ना, जो मैं किसी सूरत नहीं बनना चाहती। सनोबर ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। सब कहकर कर हंस पड़े। सेहरा जो पहले मुस्करा रहा था फौरन सीधा हुआ सनोबर को देखकर दिल ही दिल में बोला, मैं मोहब्बत जो करता हूँ ना तुमसे, तो अब तक तुम्हारी गर्दन उड़ा चुका होता। मैं जूबिया साहिबा, आप ही मैं बता रही हूँ, बस कल से हम ढोलकी रख रही हैं, हमारे भी अरमान है। रमज़िया ने उफ़क़ से ज़िद करते हुए बोली। ये अरमान कौन है? फ़ायका जो सोफ़े से टेक लगा कर लेटी थी फ़ौरन सीधी होकर बोली। रमज़िया ने फ़ायका को घूरते हुए कहा। फ़ायका, तुम पर भी सनोबर का असर हो रहा है? मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी रमज़िया डार्लिंग, फ़ायका ने दांत दिखाकर कहा।
अब बस करो तुम दोनों और चलो ये सामान रूम में रख कर आओ, पापा भी आने वाले होंगे। उफक ने इन दोनों को उठाया और ख़ुद किचन में आ गई। अस्सलाम वालेकुम। लाउंज में दाखिल होते ही साहिब और इर्तिज़ा बुलंद आवाज़ में सलाम किया। रोहित साहब मुस्कुरा दिए। उफक किचन से बाहर निकली। सलाम का जवाब देते रोहित साहब की तरफ बढ़ी। आप लोग बैठे, मैं रमज़िया और फ़ाइका को बुलाती हूँ। उफक इनको रोहित साहब के रूम में बैठने का बोलकर रमज़िया और फ़ाइका को आवाज़ें देने लगी। रमज़िया, फ़ाइका जल्दी नीचे आओ, पापा आ गए हैं। और ख़ुद किचन में घुस की चाय बनाने। वफ़ा की आवाज़ सुनकर वो दोनों नीचे भागी और रहीस साहब के कमरे में दाखिल हुई, मगर साहिब को देखकर रमज़िया सिटपटा आ गई, जबकि इर्तिज़ा को नज़रअंदाज करके फ़ाइका आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। रमज़िया भी होश में आते ही सलाम करके अपने पापा के पास जाकर बैठ गई। साहिब मुस्कुरा दिया। वालेकुम अस्सलाम, मेरी लाडो रानी ने शॉपिंग कर ली? रहीस साहब ने मोहब्बत से रमज़िया को देखकर पूछा। रमज़िया मुँह बनाते हुए बोली, कहाँ पापा, अभी इतना कुछ रहता है, कल फिर जाएंगे हम। ठीक है मेरी शहज़ादी, कल ले आना जो लाना है। रोहित साहब मुस्कुराते हुए बोले और इनकी नज़र फ़ाइका पे पड़ी, जो शायद अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। फ़ाइका बेटी यहाँ आओ। उन्होंने फ़ाइका को अपने पास बुलाया। जी अंकल। फ़ाइका उठकर इनके पास आई। मेरी बेटी क्यों उदास है? उन्होंने फ़ाइका के सर पर हाथ रखकर पूछा। नहीं अंकल, मैं नहीं उदास, बस पापा की याद आ गई। फ़ाइका बमुश्किल आंसू छुपाते हुए बोली। इर्तिज़ा का दिल किसी ने मुट्ठी में बींच लिया। इसका बस नहीं चाह रहा था कि किस तरह फ़ाइका की तकलीफ़ खुद पर ले ले, पर ऐसा मुमकिन ना था। मेरी प्यारी बेटी, मैं भी आपके बाबा जैसा हूँ, ठीक है, अब रोना नहीं है मेरे बच्चे ने। रोहित साहब ने मोहब्बत से इसके आंसू साफ करते हुए कहा। रमज़िया भी फ़ाइका को गले लगाकर बोली, मेरे पापा तुम्हारे भी पापा हैं। मैं किसी से कुछ शेयर नहीं करती, मगर तुमसे अपने पापा शेयर कर रही हूँ। इसकी बात पर सब हंस दिए। वो वक्त चाय लेकर आई और रमज़िया को एकदम कुछ याद आया और रोहित साहब का बाजू हिलाकर बोली, पापा कल से हम ढोलकी रख रही हैं, घर में शादी है, पता तो चले। ठीक है, जैसे मेरी लाडो कहे, रोहित साहब ने कहा। नहीं बाबा, कोई ज़रूरत नहीं है। फ़क साहिब और इर्तिज़ा को चाय देकर रोहित साहब की तरफ आते हुए बोली। क्यों ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है। घर में रौनक हो जाएगी और मेरी लाडो की भी तो ख्वाहिश है, इससे कोई इतराज़ नहीं चलेगा। दुल्हन साहिबा, रोहित साहब ने शरारत से बोले। जहाँ सबके कह के बुलंद हुए, वहीं फ़क चटपटाकर सबको देखने लगी और बोली, क्या बाबा, आप भी गुड़िया के साथ मिलके? बस डन हो गया, कल से रोज़ रात को ढोलकी रखेंगे। चल फ़ाइका, जल्दी चाय ख़त्म कर फिर चले रूम में। सुनोबा रानी और अरबाब को कॉल करके बताते हैं। रमज़िया जल्दबाजी से बोली। या अल्लाह, इन सब के चेहरे ऐसे ही खुशी से खिलते रहें। साहिब ने सच्चे दिल से दुआ मांगी और इर्तिज़ा के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया। रूम में आते ही रमज़िया सनोबर को कॉल करने लगी। आज यूनी में हर जगह न्यू कमर्स ही दिखाई दे रहे थे। कोई बुखलाया हुआ था और कोई मज़े से इधर उधर का जायज़ा ले रहा था। किसी के चेहरे पर 12 बज रहे थे तो किसी के चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे। वो सब ग्राउंड में खड़े थे और आते जाते स्टूडेंट्स को तंग कर रहे थे। यार अब किसको बेवकूफ़ बनाए? अजहान फ़हीम से बोला। मुझसे तो ऐसे पूछ रहा है तू जैसे हर काम मुझसे पूछ के करता है। तो फ़हीम तंज़ीह अंदाज से बोला। तुम लोग बनाते रहो बेवकूफ़ लोगों को, मैं तो जा रहा हूँ लाइब्रेरी। रोमान बोलते हुए लाइब्रेरी की तरफ चल दिया। मैं भी चलता हूँ। इर्तिज़ा भी इसके पीछे भागा। कैसे ठंडे मिजाज के लोग हैं। अजहान सर झटक कर बोला। सैराब अजहान को देख कर रह गया। अजहान की नज़र सामने खड़ी दो लड़कियों पर गई। शक्ल से ही लग रहा था कि वो न्यू कमर्स है। वो सुबह से कोई 50 स्टूडेंट्स को पागल बना चुका था। अब अपने नए शिकार को देखकर खुशी से बेकाबू होते हुए बोला, मिल गया शिकार। सैराब और फ़हीम भी सामने देखने लगे। यार छोड़, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। सैराब बोला। डरपोक साले, तू भी दफ़ा हो जा रोमान वालों के पास। फ़हीम चिढ़कर बोला। सैराब चुप कर गया। मैं बनता हूँ सर कामरान, तू मेरे साथ आ जा। फ़हीम इनके पापा की परियों के पास चलते हैं। अजहान अपने बाल ठीक करते हुए बोला। पास से गुजरते एक लड़के को रोका और इसके हाथ से ग्लासेस छीन कर लगाए। इस बेचारे को भगा दिया और आगे बढ़कर फ़हीम भी इसके पीछे चल दिए, जबकि सहराब इनके मतवक्को इज़्ज़त अफजाई देखने के लिए वहीं रुक गया। अजहान के पास जाकर खड़ा हुआ इनकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ बेटा, अब परेशान लग रही है? फिर दिल में खुद से मुखातिब हुआ, तुफ हो तुझ पर अजहान, अपनी हम उम्र लड़की को बेटा कहकर बुला रहा है, क्या ज़माना आ गया। आप कौन हैं? अजहान की आवाज़ पर वो दोनों बौखला गई। मैं कामरान हूँ, इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट का टीचर। अजहान आराम से बोला। फ़हीम तो इसका इत्मीनान देखकर दिल में दाद देने लगा। ओह वो, अच्छा सर, वो हमने लाइब्रेरी जाना है पर कोई सही रास्ता नहीं बता रहा। आयत बोली। जी सर, अगर आप बता देंगे तो मेहरबानी होगी। वो भी दांत के चाहते अजहान के घूरने से खौफज़दा लहजे में बोली। जी मैं बता देता हूँ रास्ता, मिस अमाइज़ा। अमाइज़ा जामन नाम है मेरा। अजहान जो मिस पर अटक गया था, अमाइज़ा के नाम बताने पे बोला। हाँ तो मिस अमाइज़ा, लाइब्रेरी का रास्ता यहाँ से सीधा जाएं, आगे से राइट टर्न ले लीजिएगा, इसके बाद बिल्कुल सीधा ले जाकर लेफ़्ट साइड पर लाइब्रेरी है। अजहान के रास्ता समझाने पर फ़हीम का दिल अशश कर उठा। इतनी शानदार एक्टिंग पर और अपनी हंसी ज़ब्त करने लगा।
हमाइज़ा मशकूक नज़र से दोनों को देखने लगी। अगर रास्ता गलत हुआ तो हम अकेली नहीं जाएंगी, आप चलें हमारे साथ या अपने इस लंगूर स्टूडेंट को भेजिए हमारे साथ। हमाइज़ा खूबज़दा लहजे में बोली। ये लंगूर किसको बोला तुमने? तुम होगी लंगूरी, समझ आई? फ़हीम तब कर बोला। मेरे सामने ज़रा तमीज़ का मुज़ाहिरा करें आप दोनों। रिज़ान मसनूई गुस्से से बोला। फिर हमाइज़ा और आयत की तरफ देख कर बोला, आप दोनों जाएं। अब वो दोनों इनको घूरती हुई आगे बढ़ गई। सैराब जो छुप कर देख रहा था इनको सही सलामत वापस आता देखकर बदमज़ा हुआ। वो तो सोच रहा था कि आज एक आध चमार तो पड़ ही जाएगा अजहान को, मगर इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी सैराब की, इसकी ये ख्वाहिश पूरी होती। क्या बना? अजहान और फ़हीम के पास आने पर सैराब ने पूछा। बनाना क्या है? लाइब्रेरी का पूछ रही थी, उसने वॉशरूम वाली साइड पे भेज दिया। फ़हीम हंसते हुए बताने लगा। सैराब का मुंह खोल के, अजहान तू बहुत कमीनी चीज़ है। सैराब हंसते हुए बोला। कोई शक? अजहान सर झुकाकर बोला, जैसे इसकी तारीफ़ की गई हो। चल यार, अब तो भूख लग रही है, बाकी सबको भी बुलाते, फिर कैंटीन चले गए। जहान बोला और वो तीनों लाइब्रेरी की तरफ आ गए। उफ, यहाँ तो लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ तो वॉशरूम्स हैं। आयत हंसी होती बोली। डफर, एक बार फिर हम बेवकूफ़ बना देंगे, और वो कोई सर्वर नहीं होगा, कोई स्टूडेंट ही होगा। एक बार मिले मुंह ना तोड़ा उसका तो कहना। अमायज़ा गुस्से से बोली। चल यार, अब कैंटीन चलते हैं, सुबह से खबर हो रही है, बहुत भूख लग रही है। आयत मुँह बनाकर बोली। हाँ चलो, मेरा भी सर दुख गया सुबह से यहाँ वहाँ फिरते फिरते। अमायज़ा भी बेजारी से बोली और वह दोनों कैंटीन की तरफ चल दी। अरबाब बेटा, ज़रा अपने भाई को तो कॉल करो, कब तक आएगा? मोमना बेगम ने अरबाब के कमरे में आकर उसे कहा। मामा भाई थोड़ी देर से आएंगे, उन्होंने मैसेज किया था। अरबाब टेस्ट की तैयारी कर रही थी, उसने किताब से सर उठाए बिना ही जवाब दिया। देर हो जाएगी, मोमना बेगम मुँह में बड़बड़ाई। ठीक है बेटा, मैं फिर तुम्हारे पापा के साथ रोहेल भाई साहब की तरफ जा रही हूँ, साहब आ जाए तो तुम दोनों वहीं आ जाना। मोमिना बेगम चादर सर पर लेती हुई बोली और कमरे से निकल गई। अरबाब दोबारा किताब पर ध्यान देती टेस्ट याद करने लगी। वह सब कैंटीन में बैठे खा पी रहे थे कि सामने से आती अमाइस और आयत को देखकर फ़हीम ने ना अपना रुख मोड़ लिया। तुझे क्या हुआ? रुमान और इर्तज़ा हैरत से उसे देखने लगे। रमज़िया, स्नोबर और फ़ाइका भी इनकी तरफ मुतवज्जो हुई। कुछ नहीं, मुझे क्या होना है? फ़हीम रुमान को देखते बोला। कुछ तो है जो तुम मुँह छुपा रहा है, बता कौन सा कांड किया है अब तूने? इर्तिज़ा भी से मशकूक नज़र से घूर रहा था। अज़हान की नज़र अब तक अमाइज़ और आयत पर नहीं पड़ी थी, वरना वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने में मिनट भी न लगाता। फ़हीम को कुछ कहते इससे पहले ही आयत और फ़ायज़ा अमाइज़ा की नज़र अज़हान पर पड़ी और वह जारहाना अंदाज में अज़हान के सर पर आकर खड़ी हो गई और अज़हान को घूरने लगी जो समोसे खा रहा था। वो सब इन दोनों लड़कियों को देखकर चौंक गए। अज़हान समोसे खाने में मगन था, उसने खामोशी पर सर उठा कर देखा तो सामने खड़ी अमाइज़ा पर नज़र पड़ी। इसका चलता मुंह रुक गया और समोसे गले में अटक गया। फिर फंसी फंसी आवाज़ में बोला, तुम? जबकि वो सब हैरत से, कभी गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ अमाइज़ा को देख रहे थे, तो कभी एहसान को जो आंखें घुमा रहा था। हाँ मैं, सर कामरान, पहचाना नहीं? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मुलाकात हुई थी हमारी, याद नहीं? तो मैं याद दिलाऊं? अमाइज़ा अल्फाज चबा चबा कर बोली और बात समझते सबके कह के बेसाख्ता थे। फ़ाइका और सनोबर हंसी जब करते झान को देख रही थी, जो ऐसे बैठा था जैसे इसकी नहीं किसी और की बात हो रही हो। मिस अमाइज़ा, मिल की थी लाइब्रेरी आपको? रास्ते में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? झान फिक्रमंदी से बोला। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक पहुंच गई थी। और मिस्टर, तुम देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अमाइज़ा गुस्से से बोलती आयत का हाथ पकड़ कर आगे चल दी। साई बोला, हाँ तू बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से, छोड़ तो सेराब इसे समझाना, ऐसे ही जैसे भैंस के आगे बीन बजाना है। रमसिया तंसिया बोली। रज़िया सुल्ताना, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, वरना तुम्हारे पैसों से आज पार्टी करूंगा मैं। जहान को रमजिया को तपाते हुए बोला। छोड़ो इसे, ये तो है ही पागल। से नंबर बोली। हाँ, सिर्फ तुम हो पूरी दुनिया में समझदार। जहान मसनूई संजीदगी से बोला। अच्छा बस करो। और रिजहान जल्दी जल्दी ठूंस फिर आखिरी क्लास लेकर घर के लिए निकलेंगे। सिराब बोला। कुछ याद आने पर साहिब बोला, वेलकम पार्टी है इन न्यू कमर्स के लिए, और इसके बाद असाइनमेंट जमा करवानी है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो, भी टाइम है। ओह वो, मेरे तो नोट्स भी नहीं कंप्लीट। इर्तज़ा बोला। मेरे भी। इजहान को भी जैसे याद आए, और मेरे भी। सनोबर भी बोली। अभी कुछ दिन हैं, कंप्लीट कर लो, और अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझे बताना, मैं समझा दूंगा। साहिब बोला। क्लास का टाइम होने पर वो सब अपनी अपनी क्लास की तरफ बढ़ गए। वो सब घर जाने के लिए निकल ही रहे थे कि फ़ाइका सनोबर को देखकर बोली, आसरा टाइम से आ जाना। फिर साथ ही साहिब और रिजहान को कहने लगी, अरबाब और रानियों को भी छोड़ जाना। साहिब और इर्तज़ा को तो पता था रात में ढोलकी रखी है लड़कियों ने, इसलिए बुला रही है। जबकि फ़हीम, अजहान और सिराब के कान खड़े हो गए। क्यों भाई, रात को क्या? अजहान ने पूछा। तुमसे मतलब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम चुप करके बैठो। रमज़िया गेट की तरफ बढ़ते हुए बोली। क्यों चुप करूं मैं? रज़िया सुल्ताना, मुझे बिना बताए एक कदम भी बढ़ाया तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अजहान ने जज्बाती होते हुए रमज़िया का रास्ता रोका।
ओके एज यू विश, रमसिया कहती है। इजहान को धक्का देकर आगे बढ़ी। इजहान से तो सदमे से कुछ बोला ही ना क्या। चल करवा ली इज्जत, अब निकल ले पतली गली से, फ़हीम आगे आकर बोला और सब हंसते हुए गेट से बाहर निकले। हम सब भी आएंगे आज रात, देखता हूँ कौन रोकता है हमें। अजहान रमज़िया से बोला। हाँ देखी जाएगी, अल्लाह हाफिज़। रमज़िया, स्नोबर और फ़ाइका एक साथ बोली। वो सब निकल रहे थे कि अजहार की नज़र गेट से निकलती अमाइज़ा पर पड़ी और फ़ौरन शैतानी दिमाग में आइडिया आते ही अमाइज़ा की तरफ बढ़ा। मैं ड्रॉप कर दूँ मिस अमाइज़ा आपको, अजहार शरारत से बोला। मेरे भी इतने बुरे दिन नहीं आए कि अजहान और शैतान के साथ इसकी गाड़ी में जाऊँ। मुझे पैदल चलना मंजूर है, तुम्हारे साथ जाना नहीं, माइज़ा गुस्से से बोली। मुझे शैतान कहा तुमने? अजहान हैरत से बोला। हाँ इजहान तुम ही हो ना, तो तुम ही बोला, माइज़ा तपाने वाली मुस्कुराहट से बोली। अगर मैं शैतान हूँ तो तुम अमाइज़ा और शैतान की नानी हो। अजहान तेज जलाने वाले अंदाज में बोला। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे शैतान की नानी बोलो तुम? मैं भी तुम्हारा हशर करती, सब्र करो। अजहान की बात सुनकर अमाइज़ा गुस्से से लाल होते चेहरे के साथ पाँव से जूता तारने लगी। अजहान को मारने के लिए अजहान जो हैरत से इसे नीचे झुकते देख रहा था, एकदम अमाइज़ा के सीधे होने पर इसके हाथ में हील वाला जूता देखकर चौंका और अगले लम्हे उसने दौड़ लगा दी। फिर अपनी गाड़ी के पास आकर ही दम लिया। हूँ डरपोक, अमाइज़ा से चटक कर जूता पहनने लगी कि गाड़ी की आवाज़ पर सर उठाकर देखने लगी, मगर ड्राइविंग सीट पर इजहान को देखकर इसका हलक तक कड़वा हो गया। तुम कहो तो गधा गाड़ी ले आऊँ तुम्हारे लिए? इजहान मुस्कुराहट दबाते बोला। क्यों? अमाइज़ा जो बेजारी से उसे देख रही थी खड़ी होकर उसे देखने लगी। तुमने ही कहा था मेरी गाड़ी में नहीं जाओगी तो सोचा गधा गाड़ी ला देता हूँ, इसमें कंफर्टेबल होगी तुम। आखिर इनकी जमात से ही तो ताल्लुक़ है तुम्हारा, क्या कहती हो? कहते हुए इजहान कह कर हंसा। इससे पहले कि अमाइज़ा आगे बढ़ के इसका सर फाड़ देती, इजहान गाड़ी जन से भगा कर ले गया। पीछे से अमाइज़ा बोली। देख लूँगी मैं तुम्हें। इजहान के बच्चे, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो हमारा सामना एक दूसरे से हुआ होना होता तो ना होता तो अच्छा था। डफर, इडियट, पागल कहीं का। अभी वो कुछ और भी कहने लगी थी कि गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर होश में और सामने देखने लगी। चाहे इसका कज़न वासे गाड़ी में बैठा इशारे से बुला रहा था। उसे देखकर अमाइज़ा की जान जल गई, पर मजबूरी थी इसके साथ घर जाना पड़ना। वो मर कर भी इस शख्स का साथ नहीं लेना चाहती थी। वो गाड़ी की तरफ आई और चुप करके बैठ गई। वासे ने अमाइज़ा को देखा जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वासे ने गहरी सांस ली, गाड़ी स्टार्ट की और बिना कोई बात किए आगे बढ़ा दी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, अरबाब साहिब के साथ ही इसके कमरे में आई और सलाम करके बेड पे बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी मलका साहिब? अरबाब के पास बेड पर बैठता बोला। मैं ठीक हूँ बिल्कुल भाई, मामा कह रही थी कि आज रमज़िया आपी की तरफ चलें हम भी। अरबाब मुस्कुराते हुए बोली। जब भी रमज़िया वालों के घर जाना होता था तो वह ऐसे ही खुश होती थी। ठीक है चलेंगे, मगर पहले बताओ टेस्ट याद कर लिया? साहिब ने प्यार से पूछा। जी भाई, कब का कर लिया याद? अरबाब जल्दी से बोली। ओके शहज़ादी, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, फिर खाना खाते हैं, फिर मुझे एक काम से जाना है, वहाँ से आकर हम रोहेल अंकल के घर चलेंगे। ओके भाई, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। अरबाब कहती हुई उठी और किचन में आ गई। साहिब और अरबाब अपने पेरेंट्स की वजह से जल्दी ही आ गए थे। थोड़ी देर बाद इनके पेरेंट्स घर चले गए। साहिब रोहेल साहब के कमरे में इनके पास ही बैठा रहा और अरबाब लाउंज में रमज़िया वालों के पास आकर बैठ गया। वैसे मैं ये सोच रही हूँ, अज़हान ने बेवकूफ़ कैसे बनाए लड़कियों को? शक्ल से तो अच्छी खासी समझदार लग रही थी। फ़ाइका बोली। जिस तरह का वो है ना, इसकी इसके किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। रमज़िया हंसते हुए बोले। अरबाब उफ़क और फ़ाइका हंसी। क्या तो तुम ठीक रही हो वैसे? फ़ाइका ने कहा। मैं पापा को देखा हूँ, उफ़क कहती हुई रोहित साहब के कमरे की तरफ बढ़ी। बैल की आवाज़ पर रमज़िया उठी और गेट खोलने के लिए चली गई और फ़ाइका और अरबाब आपस में बातें करने लगी। अस्सलाम वालेकुम, रमज़िया ने जैसे ही गेट खोला इन सब ने एक आपस में सलाम किया। रमज़िया जल्दी से पीछे हुई और वो सब अंदर आए। रमज़िया सलाम का जवाब देती इन्हें अंदर ले आई। लाउंज में उफ़क, फ़ाइका, अरबाब और रोहेल साहब को देखकर वो सब दोबारा सलाम करते बैठ गए। रोहेल साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम सब लड़के यहाँ क्या कर रहे हो? इर्तिज़ा को देखकर फ़ाइका बोली। तुम्हारा घर नहीं है जो तुम पूछ रहे हो, जिसका घर है उसे तो कोई इतराज़ नहीं है। इर्तिज़ा तंग कर बोला। एक्सक्यूज़ मी इर्तिज़ा, मेरा भी यही सवाल है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? रमज़िया ने इर्तिज़ा की खुशफ़हमी दूर करनी चाहिए। जब अहसान बोला। रज़िया सुल्ताना, तुम कभी हमें खुश नहीं देख सकती, जल कुकड़ी। आए बड़े तुम खुद हो गए जल कुकड़, रमज़िया दांत पीस के बोली। बाकी सब इनकी नोक झोंक से महफूज हो रहे थे। मैं चाय बना कर लाती हूँ। रमज़िया उठकर किचन में आ गई। फ़ाइका भी इसके पीछे किचन में आई। रोमान का है, वो नहीं आया क्या? सनोबर ने सैराब से पूछा। रोमान का नाम सुनकर उफ़क शर्मा के सिर नीचे झुका दिया। नहीं, वो नहीं आएगा। आना तो चाहता था मगर वो हम नहीं लाए क्योंकि वो दूल्हा है। उफ़क भाभी का रोमान से पड़ता है बारात वाले दिन तक, सैराब मज़े से बोला। इतना तावला हो रहा है वो
کہ کیا بتاؤ، اذہان بولا۔ تم نہ ہی بتاؤ، صنوبر چڑھ کر بولی۔ رانی ارباب ہنسنے لگی۔ روہیل صاحب کے ساتھ بیٹھا صاحب بھی ہنس دیا۔ رمزیہ اور فائقہ چائے کی ٹرے لے کر آئی۔ سب سے پہلے اذہان اٹھا اور رمزیہ کے ہاتھوں سے ٹرے جھپٹی۔ آرام سے، کہیں بھاگی نہیں جا رہی، تم لوگوں کے لیے ہی لائی ہوں، رمزیہ بولی، جبکہ اذہان کی پھرتی دیکھ کر وہاں سب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ رضیہ سلطانہ خیر آئی مہمان کے ساتھ ایسے بات نہیں کرتے، اتنا بھی نہیں پتہ مہمان رحمت ہوتے ہیں، اذہان افسوس سے بولا اور بیٹھ کر ٹرے سے چائے لے کر 3 کپ اٹھا لیے اور ٹرے باقی سب کے آگے رکھ دی۔ روز روز کے مہمانوں کو رحمت نہیں زحمت کہتے ہیں، رمزیہ فائقہ صنوبر کے پاس بیٹھتے بولی۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، رمزیہ نے بھی تائید چائے۔ اذہان سر جھٹک کر چائے پینے لگا۔ چائے سے فارغ ہونے کے بعد رمزیہ کو یاد آئی کہ اس نے پوچھنا تھا اذہان نے لڑکیوں کو کیسے بیوقوف بنایا۔ اذہان کی طرف دیکھ کر وہ پوچھ ڈالا۔ سیراب بولا، میں بتاتا ہوں واقعہ، اور پھر وہ سب بتانے لگا کیسے اذہان سر کامران بن کے لڑکیوں کے پاس گیا اور پھر لائبریری کی جگہ واش روم کا راستہ سمجھا دیا۔ وہ سارے کے سارے ہنسی سے بے حال ہونے لگے۔ صنوبر نے پوچھا، پر سیراب انہیں پہچانا کیسے نہیں کہ یہ سر نہیں ہے، کیونکہ اذہان کا گیٹ اپ تو کہیں سے بھی نہیں لگتا سر کامران جیسا۔ اذہان بہت مزہ ہوا کہ صنوبر اس کی صلاحیتوں پر رتی بھر بھروسہ نہیں تھا۔ گیٹ اپ کی بات تو تم چھوڑ ہی دو صنوبر، وہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کا گیٹ اپ دیکھ کر تو کچھ لمحے کے لیے میں بھی حیران رہ گیا، کوئی بھی اگر اسے اس گیٹ اپ میں دیکھ لاتا تو اسے سر کامران ہی سمجھتا۔ فہیم ہنستے ہوئے بولا، میرے بھائی، میں ملٹی ٹیلنٹ بھرا پڑا ہے، کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں، رانیہ فخر سے بولی۔ او بی بی، آرام سے بیٹھ جاؤ، تمہاری غیرت بہت جوش میں آ رہی ہے، ارباب رانیہ کا ہاتھ دبا کر بولی۔ اچھا، اب سب باتیں چھوڑو اور جس کام کے لیے سب اکٹھے ہوئے وہ کام سٹارٹ کرو، صنوبر سب کو دیکھ کر بولی۔ ہاں صنوبر ٹھیک کہہ رہی ہے، اب شروع ہو جاؤ، اپنے اپنے سروں کے جوہر دکھانا۔ سیراب بھی میدان میں ہے، اوکے، تم لڑکے سب ایک طرف ہو جاؤ، ہم سب لڑکیاں ایک طرف، رمزیہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ لڑکے سب دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے، ان کا ہیڈ صاحب تھا اور لڑکیاں سب رمزیہ کی طرف آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ رمزیہ لڑکیوں کی لیڈر تھی، روہیل صاحب کو جج بنایا گیا تھا تاکہ کوئی دھاندلی نہ کر پائے۔ پہلے ہم گائیں گے، لڑکے والوں نے شور مچایا۔ اوکے اوکے، گاؤ گاؤ، کیا یاد کرو گے، پہلا موقع ہم تمہیں دے رہے ہیں اپنی آواز کا جادو چلانے کے لیے، فائقہ بولی۔ فہیم نے ڈھولکی بجانے سے سٹارٹ لی اور صاحب کے علاوہ سب ایک ساتھ گانے لگے اور گانے کے بولوں کے ہاتھ پاؤں توڑنے لگے۔ لڑکیاں ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ جب لڑکوں کے والیوم بڑھنے لگے تو وہ سب کانوں پر ہاتھ رکھ کے چلائیں، بس کرو، کیوں ہمیں بہرا کرنا چاہتے ہو؟ سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ اذہان اٹھا، صنوبر کی سائڈ پہ پڑی چادر چپٹی اور گلے میں لپیٹ کر بولا، ارتضیٰ تو ڈھولک سنبھال اور سیراب تو ارتضیٰ کے ساتھ مل کر اوہو اوہو کرنا، سمجھ گیا؟ اب فہیم تو یہاں آ جا۔ فہیم بھی اٹھ کر اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ ارتضیٰ نے ڈھولک سنبھالی اور سیراب کے ساتھ مل کر گانے لگا۔ فہیم سٹارٹ لے چکا تھا، تیرا دل بر تیرا ساتھی لے آئے گا ڈھول براتی، پھر اذہان کی طرف دیکھ کر سٹیپ کرتے بولا، تجھے ہم نشیں لے جائے گا ڈولی میں بٹھا کے۔ اذہان نے چادر کا کونا مروڑتے ہوئے شرمانے کی ایکٹنگ کی، اوہو 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 اوہو۔ ارتضیٰ اور سیراب ساتھ ساتھ بولے، جبکہ لڑکیاں ہنستے ہوئے تالیاں بجا رہی تھیں۔ روہیل صاحب بھی ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں بے حال ہو رہے تھے۔ پھر اذہان فہیم کی طرف آتے ہوئے گانے لگا اور ساتھ ساتھ ڈانس کرنے لگا، میرا دل پر میرا ساتھی لے آئے گا ڈھول براتی، مجھے ہے یقین لے جائے گا ڈولی میں بٹھا کے، اوہو اوہو اوہو۔ ارتضیٰ اور سیراب کے ساتھ اب لڑکیاں بھی اوہو اوہو کرتی جا رہی تھیں۔ فائقہ تو سب سے نظر بچا کر ویڈیو بھی بنا رہی تھی۔ گانے کے اگلے بول، اذہان خاص لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، دنیا والے دل والوں سے جانے کیوں جلتے ہیں، نہ پوچھو وہ چھپ چھپ کے کیسی چالیں چلتے ہیں، اوہو 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 اوہو۔ ارتضیٰ اور سیراب بے حال ہوتے ہوئے بولے، صاحب بھی ان کی حالت پر ہنسے بنا نہ رہ سکا، جبکہ گانے کے بول اور اذہان کے اشاروں پر لڑکیاں کلس کر رہ گئیں۔ گانے کے اگلے بولوں پر فہیم نے رمزیہ کی طرف اشارہ کیا، اپنے آگے اب ان کی نہ کوئی چال چلے گی، اس دل کے انگارے میں نہ ان کی دال گلے گی، اوہو 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 اوہو۔ ارتضیٰ اور سیراب بھی اس کے ساتھ آ کر ناچنے لگے۔ سیراب نے تو دونوں کی بلائیں لے ڈالی۔ صاحب بھی اٹھ کر ان کی طرف آئے اور کچھ پیسے ان کے سروں پر سے وار کر سائڈ پر رکھے کہ کسی مستحق کو دے دے گا۔ لڑکیاں بھی ہنستی ہوئی کھڑی ہوئیں اور رانیہ بولی، پہلی فرصت میں آپ لوگ کوئی ڈانس کلب کھول لو، خوب چلے گا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہے، رانیہ ارباب بھی بولی۔ بس بس، زیادہ بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ جیلس ہو رہی ہو تم لوگ ہم سے کہ ہم اتنا اچھا ڈانس کیے، اذہان چڑھاتے ہوئے رانیہ سے بولا، پھر روہیل صاحب کی طرف مڑا اور بولا، انکل آپ کو مزہ آیا نا؟ ہاں بھائی، مجھے تو بہت مزہ آیا، روہیل صاحب ہنس کر بولے۔ اب نکلو، بہت ٹائم ہو گیا، صبح یوں نہیں جانا اور بازار بھی ہم نے، فائقہ بولی۔ افق بھی کہنے لگی، ہاں پڑھائی پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جاتے ہیں ہم گھر پر، اس سے پہلے آئس کریم کھانے چلے، سیراب بولا۔ اس ٹائم؟ صاحب حیرت سے گھڑی دیکھتے بولا، جہاں 12 بجنے میں 5 منٹ تھے۔
हाँ तो क्या थोड़ी देर की बात है, चलो नरतज़ा बोला। ठीक है बच्चों, तुम लोग जाओ पर जल्दी फ्री होकर घर आ जाना। रोहित सब कहते हुए अपने कमरे में चले गए। रमसिया तुम जाओ, मैं पापा के पास रुकती हूँ। अफ़फ़ा बोली। नहीं आपी, मैं नहीं जा रही। रमसिया साहिब को देखते बोली। चल ना रमसिया चलते हैं। सनोबर बोली। रानी और भाभी कहने लगी चलो ना आपी, हमें तो कभी कभी मौका मिलता है, हमारे लिए ही चलो प्लीज़। इनके ज़िद करने पर रमसिया मान गई। वो सब गेट के पास आए, सब बाहर निकले। रमसिया निकल रही थी कि अफ़फ़ा बोली। रमसिया ध्यान से, ओके, और जल्दी वापस आना। जी आप फिक्र ना करें। रमज़ी अफ़ा का हाथ पकड़ कर बोली और अल्लाह हाफ़िज़ कहते बाहर निकल गई। अफ़ा भी गेट बंद करके अंदर चली गई।